Hello everyone, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार. सो पेपर 2 की सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड का ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. टॉपिक का नाम है जस्टिस JS वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012. तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो बात करें अगर हम जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट की, तो जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट एक रेवोल्यूशनरी कमेटी मानी जाती है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जब ये कमेटी बनी थी उसके बाद टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आता है. इसीलिए हम इसे हाई पावर कमेटी के नाम से भी जानते हैं. तो जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट आई थी 2012 में. आपको बहुत सी जगहों पर 2013 भी मिल सकता है. दोनों बातें गलत नहीं है, दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है. 2012 में जो जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड थी. वहीं पर जस्टिस वर्मा कमेटी दोबारा से 2013 में बनाई गई, लेकिन इस बार उसका पर्पस अलग था. इस बार बनाई गई थी निर्भया रेप केस से रिलेटेड. तो दोनों ही कमेटी के रिकमेंडेशन को आपको मिक्सअप नहीं करना है. दोनों कमेटी का नाम एक जैसा है, दोनों के चेयरमैन भी सेम है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग था. इसीलिए आपको दोनों कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको मिक्सअप नहीं करना है. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012 की, जो कि टीचर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बनाई गई थी. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कमेटी के चेयरमैन की. इस कमेटी के चेयरमैन थे जस्टिस JS वर्मा, यानी कि जगदीश शरण वर्मा, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर CJI रह चुके हैं. अब बात करेंगे इसके इनॉग्रेशन और रिपोर्ट सबमिशन की. इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2 मार्च 2012 में और इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी 23 अगस्त 2012 में. इंडिया में जितनी भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमीशन और कमेटी बनाई गई है, सबसे ज़्यादा स्पीड और क्विक वे में काम हुआ है इसी कमेटी के अंदर, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर इसका इनॉग्रेशन प्लस इसकी रिपोर्ट सबमिशन दोनों ही काम हो गए थे. तो अब बात कर लेते हैं इस कमेटी के प्री, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टाइम पीरियड की. यानी कि इस कमेटी के बनने से पहले क्या कंडीशन थी, इस कमेटी के बनने पर क्या कंडीशन थी और इस कमेटी के बन जाने के बाद क्या कंडीशन थी. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्री टाइम पीरियड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस कमेटी के बनने से पहले टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम ग्रो कर गई थी, जो कि हमारा पर्पस तैयार करती हैं इस कमेटी को बनाने का. इसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरिंग टाइम पीरियड की, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस कमेटी के बनने पर कौन कौन सी रिकमेंडेशन सजेशन में लाई गई. और इसके बाद यानी कि आफ्टर टाइम पीरियड में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी रिकमेंडेशंस को कितने ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट किया गया है. तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे उन प्रॉब्लम्स पर जो कि इस कमेटी को बनाने का पर्पस तैयार करती हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हमारी रैपिड मशरूमिंग ऑफ BEd एंड M.Ed कॉलेजेस. तो जिस तरीके से मशरूम ग्रो करती है ना, उसी तरीके से BEd और M.Ed के कॉलेज भी ग्रो कर गए हैं. ग्रो इन द सेंस कि धड़ल्ले से BEd M.Ed कॉलेज खुलने लगे हैं. ना तो कोई क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक से, ना लाइब्रेरी है, ना ही प्रैक्टिकल जो टीचिंग होती है वो भी ठीक ठाक तरीके से कराई जा रही है. बस किसी तरीके से बिल्डिंग बना दी गई है और डिग्री बेचना शुरू कर दिया है. सेकेंड पॉइंट हमारा आता है मैनी सब स्टैंडर्ड एंड डिग्री ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस. बहुत से ऐसे कॉलेज इस्टेब्लिश हुए हैं जिन्होंने इस तरीके से डिग्री बेचना शुरू किया है कि आप डेली कॉलेज नहीं आओगे फिर भी आपका काम बन जाएगा. आपने ऐसे कॉलेज बहुत देखे होंगे जहाँ पर जो BEd या M.Ed के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज एक भी दिन नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और उनको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है. इसी का थर्ड पॉइंट है वीक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड स्कूल इंटर्नशिप डिक्लाइन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है या ऐसी इंटर्नशिप कराई जा रही है जो कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं कर रहा है. इसका फोर्थ पॉइंट है एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड इरेगुलरिटीज़ इन ग्रांटिंग रिकॉग्निशन. टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज कौन करता है? NCTE. यानी कि NCTE पर करप्शन का एलिगेशन लगाया गया है और ये कहा गया है कि इन्होंने ठीक तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं किया है. विदाउट एनी इंस्पेक्शन इन्होंने इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर दिया है.
तो ये कुछ मेन इमर्जिंग प्रॉब्लम्स थी जिन्हें सॉल्व करने के लिए इस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग टाइम पीरियड की, यानी कि इस कमेटी के इस्टेब्लिश होने पर कौन कौन सी रिकमेंडेशन को सजेशन में लाया गया। तो रिकमेंडेशन को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले टाइटल ऑफ द रिपोर्ट की, यानी कि इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था। विज़न ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। तो जैसा कि आपको पता है कि इस कमेटी का मेन कंसर्न था रिफॉर्म ऑफ एनसीटी, यानी कि एनसीटी को रिफॉर्म करने का, क्योंकि सारा का सारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो सब एनसीटी से ही जुड़ा हुआ है और यहीं से ही इस रिपोर्ट का टाइटल भी आता है, विज़न ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस कमेटी के द्वारा कौन कौन से रिकमेंडेशन सजेस्ट किए गए हैं। पहला रिकमेंडेशन आता है कि बीएड प्रोग्राम को कम से कम 2 साल का कर देना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बीएड प्रोग्राम के अंदर ना तो आप ठीक से थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान दे पाते हैं और ना ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर। इसीलिए ये सजेशन आता है कि बीएड प्रोग्राम को कम से कम 2 साल का कर देना चाहिए। सेकंड, इसका सजेशन आता है कि बीएड और डीएलएड जैसे जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैं, इसमें एडमिशन का जो क्राइटेरिया होगा वो एंट्री टेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि मेरिट बेसिस पे। इसकी थर्ड रिकमेंडेशन है कि जितने भी बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं, इन सबको स्कूल के साथ अटैच्ड होना चाहिए। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जिसमें से पहला बेनिफिट हमें ये होगा कि बीएड और डीएलएड में जो भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या प्रैक्टिकल टीचिंग होती है या फिर ऑब्जर्वेशन होता है, उन सब के लिए हमें एक नेचुरल और रियल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिकल टीचिंग को और ऑब्जर्वेशन को रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसी का ही नेक्स्ट रिकमेंडेशन है रिफॉर्मेशन ऑफ एनसीटीई। एनसीटी को रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एनसीटी क्या हो गई है, करप्ट हो गई है। तो एनसीटी की जो भी पॉलिसी होगी वो सब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एनसीटी अपने कामों के प्रति अकाउंटेबल होनी चाहिए, यानी ज़िम्मेदार होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बीएड और डीएलएड कॉलेज जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करना, ना कि हमें नए कॉलेज और खोलने की ज़रूरत है। यानी कि आप क्वांटिटी पर फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करें, जो पहले से ही कॉलेज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन बनाएं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेट रिकॉग्निशन प्रोसेस मोर स्ट्रिक्टली। एनसीटी को स्ट्रिक्ट तरीके से रेगुलेशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जो भी नए कॉलेज बनेंगे, चाहे वो बीएड कॉलेज हो, डीएलएड कॉलेज हो, बीएलएड कॉलेज हो, उन सबको रिकॉग्निशन देने से पहले अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन होना चाहिए, तब जाके उनको रिकॉग्निशन जो सर्टिफिकेट होता है या रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि एनसीएफटी 2009 को रीडिज़ाइन करना। अब इसे क्यों रीडिज़ाइन करना है, क्योंकि जब आप बीएड प्रोग्राम को 1 साल से 2 साल का बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। पहले क्या था कि थियोरी पोर्शन ज़्यादा था और प्रैक्टिकल पोर्शन कम था। अब जब से 2 साल का बीएड प्रोग्राम इन्होंने बनाया है तो उसके अंदर जो उसका करिकुलम है वो भी तो चेंज होगा। थियोरी पोर्शन से ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन को इंक्लूड कर दिया गया है और इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन थी 1 साल के बीएड में, अब 2 साल का बीएड है तो इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा दी गई है। तो 2012 में ये रिकमेंडेशंस आती हैं और 2014 और 15 का जो सेशन था बीएड का, तब से बीएड को 2 साल का कर दिया गया था। आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बीएड कब से 2 साल का हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि 14 और 15 का जो सेशन था, यानी कि 2014 से ही बीएड को 2 साल का कर दिया गया था। अच्छा, इस कमेटी का एक और रिकमेंडेशन आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस कमेटी ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आपको डिस्टेंस मोड पे कोई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल होना है तो आप हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन रखी है इन्होंने कि आपकी जो फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री होगी वो आपकी फ़ेस टू फेस मोड में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बीएड डिस्टेंस एजुकेशन से करना है तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ़र्स्ट प्रोफेशनल डिग्री होगी। लेकिन वहीं पर अगर आपको एमएड डिस्टेंस एजुकेशन से करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी सेकंड प्रोफेशनल डिग्री होगी। आपकी फ़र्स्ट प्रोफेशनल डिग्री होगी बीएड की, जो कि आपको फ़ेस टू फेस मोड में करना होगा। फ़ेस टू फेस यानी कि रेगुलर बेसिस पे करना होगा। उसके बाद अगर आपको कोई सेकंड डिग्री लेनी है, प्रोफेशनल सेकंड डिग्री लेनी है, उसे आप डिस्टेंस मोड पे कर सकते हैं। तो ये था जस्टिस वर्मा कमेटी का ड्यूरिंग टाइम पीरियड।
जो कि कमेटी के बनने पर कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी गई थी। अब बात करेंगे हम आफ्टर टाइम पीरियड की, कि रिकमेंडेशन देने के बाद कौन कौन सी रिकमेंडेशन को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट किया गया है। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो पहला एग्जीक्यूशन हुआ है वो है NTP, यानी कि नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर टीचर्स अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कुछ सिखा सकता है या फिर दूसरे ग्रुप से कुछ सीख सकता है। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा कि टीचर की नॉलेज हमेशा अप टू डेट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम टीचिंग प्रोफेशन को प्रोफेशनलिज्म बनाने की बात कर रहे हैं, और प्रोफेशनलिज्म कब होगा? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट से। अब जो दूसरा एग्जीक्यूशन हुआ है कि आप किस तरह से टीचर एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसका नाम है टीच आर, जिसके बेसिस पर आप ये डिफ़ाइन कर पाएंगे कि आप टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस पर निरंतर काम करके आप उसे और किस तरह से बेटर प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो इस फ्रेमवर्क का नाम है टीच आर, जहाँ पर टी का मतलब है टीचिंग एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ई का मतलब है एथिक्स एंड इक्विटी, ए का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, और CHR इसका मतलब है कंटिन्यूअस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इन चारों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, टी का मतलब है टीचिंग एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। किसी भी फील्ड को या किसी भी कोर्स को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको फिजिकल एसेट चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूसरा आता है एथिक्स एंड इक्विटी। तो ये किससे रिलेट करता है? टीचिंग क्वालिटी से। एक टीचर के अंदर ऐसी कौन कौन सी टीचिंग क्वालिटी होनी चाहिए जो कि उसे एक प्रोफेशनल टीचर बनाती है। एथिक्स का मतलब है नैतिक मूल्य। आपके प्रोफेशन का जो नैतिक मूल्य है वो क्या है? एक टीचर का नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए? कि वो भेदभाव रहित शिक्षा दे सके। आपको किन्हीं दो बच्चों के बीच में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और वहीं पर अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का मतलब होता है समता। आपको अपनी क्लास के अंदर जितने भी डाइवर्स लर्नर होंगे, फिर चाहे वो उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से डाइवर्स हों, कल्चरली डाइवर्स हों, लैंग्वेज से डाइवर्स हों, या फिर उनके आईक्यू लेवल पर ही वो डाइवर्स क्यों ना हो, आपको सभी के साथ इक्विटी से पेश आना पड़ेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, और एक ऐसा बच्चा है जिसका आईक्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको क्या करना होगा कि आप उनको इक्वालिटी के बेसिस पर जब कोई भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो आपको इक्विटी का भी ध्यान रखना होगा कि जिसका आईक्यू कमज़ोर है, आपको उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुत्ते को और सारस को खाना देना चाहते हैं, तो आप दोनों के साथ इक्वली कैसे बिहेव करेंगे? दोनों को आप एक जैसा ही भोजन देंगे। मान लीजिए कि अगर आप खीर देना चाहते हैं तो आप खीर देंगे दोनों को, तो ये क्या हो गया? इक्वल बिहेव करना हो गया दोनों के प्रति। लेकिन दोनों के खाना खाने का तरीका अलग है, इसीलिए आपको दोनों का बर्तन अलग देना होगा। तो ये होता है स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि इक्विटी। जब दोनों लोगों को आप सेम ट्रीट कर रहे हैं तो वो इक्वलिटी के अंदर आएगा, और जब उनकी कैपेबिलिटी या फिर उनकी क्षमता के हिसाब से जब आप ट्रीटमेंट देते हैं तो वो इक्विटी के अंदर आता है, यानी समता के अंदर आता है। तो यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक टीचर को एथिक्स और इक्विटी को किस तरह से फॉलो करना है, और साथ ही साथ मैंने आपको इक्वलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी बता दिया है। इसके बाद आता है ए से होता है अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी किसको डिनोट करता है? टीचिंग आउटकम को। यानी कि टीचिंग आउटकम में बच्चों का जो आउटकम आता है उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? टीचर की और इंस्टीट्यूशन की, ना कि बच्चे की या उसके पेरेंट्स की। और अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, CHR का मतलब है कंटिन्यूअस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप कंटिन्यूअस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे? टीचर का एकेडमिक एसेट, यानी कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उसकी जो स्किल्स हैं,
वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? एकेडमिक एसेट के अंदर। क्योंकि टीचर का जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो इन्हीं चीज़ों पर ही तो बेस करेगा कि टीचर की जो डिग्री है वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए, उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में टीचर का काम ही है सीखते रहना, लर्न करते रहना। तो आपको समय के साथ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तो इन 4 क्राइटेरिया के बेसिस पर आप टीचिंग प्रोफेशन को प्रोफेशनलिज्म की ओर ले जा सकते हैं, जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, जहाँ पर आपको अपनी टीचिंग क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, जहाँ पे आपको बच्चों की आउटकम यानी कि टीचिंग आउटकम पर ध्यान देना होगा, और लास्ट वाला है एकेडमिक एसेट यानी कि जो टीचर की एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उस पर भी ध्यान देना होगा। इन्हीं सब चीज़ों से मिलाकर ही हम एक टीचिंग प्रोफेशन को प्रोफेशनलिज्म बना सकते हैं। तो यहीं पर इस कमेटी की एग्जीक्यूशन पॉलिसी कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012 को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।